बोला जय ओबीसी। एवढा आवाज कमी का बरं होऊन राहिला? हा आवाज दिल्लीपर्यंत गेला पाहिजे। अपना सबकी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। जय ओबीसी, जय ओबीसी। सभी महान पुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए आज के इस हमारे अधिवेशन के उद्घाटक आदरणीय हंसराज जी अय्यर साहब, मंच पर विराजमान सम्मान्य खासदार श्रीमती प्रतिभाताई धानोरकर, खासदार डॉक्टर नामदेवराव जी किरसान, माजी मंत्री महादेवराव जी जानकर, आमदार सुधाकरराव जी अडबले, इंद्रजीत सिंह जी, अशोक भाऊ जीवतोड़े, ऑनरेबल जादूला श्रीनिवासगढ़, केशना शंकर राव, देन जसपाल सिंह जी खीवा, सभी मेरे ऑफिस बेरर, सम्माननीय बिट्टा जी, अशोक भट्ट जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट किरण पांडव जी यहाँ पर आ चुके हैं। ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे। मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा। हमारे NCBC के सदस्य भुवन भूषण कमल साहब, सभी मंच पर विराजमान मेरे साथी ऑफिस बेयरर्स, विविध राज्यों से आए हुए अध्यक्ष भाई और बहनों, आप सभी लोग इससे अवगत है कि ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पूरे देश में ओबीसी समाज के लिए कार्यरत सारी संगठनाएं, सारे इंडिविजुअल्स, इनको संगठित करके ओबीसी समाज की आवाज़ पूरे देश में बुलंद करने का काम और आवाज़ बुलंद करके भारतीय संविधान के अनुसार हमें जो न्याय, हक, हमें जो सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार ने देनी चाहिए, वो मिलाने के लिए पूरे देश में हम लोग घूमते हैं, काम करते हैं और ओबीसी को इकट्ठा करने का काम करते हैं। हमारा पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ, दूसरा दिल्ली में हुआ, जिसके स्वागताध्यक्ष आज के हमारे उद्घाटक माननीय नामदार हंसराज जी अय्यर, जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, वो खुद हमारे स्वागताध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन बम्बई में हुआ और जब वो हंसराज अय्यर जी जब स्वागताध्यक्ष थे, मुझे यहाँ कहते हुए खुशी होती है कि उन्हीं के पुढाकार से आज जिस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये ऑर्गेनाइजेशन के वो अध्यक्ष है, उसको स्टॅट्युटरी दर्जा, वैधानिक दर्जा उन्हीं के पुढाकार से, वो त्यांनी पुढाकार घेतला 17च्या अधिवेशनामध्ये और उसी के कारण उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। आज जिसके अध्यक्ष वो खुद है। बाद में हमारा तीसरा अधिवेशन बम्बई में हुआ, चौथा हैदराबाद में हुआ, 5वां और 6ठा ऑनलाइन करवाए कोरोना के वजह से, 7वां फिर दिल्ली में किया, 8वां तिरुपति में किया, आंध्र प्रदेश में केशना शंकर राव आज यहाँ आए हुए हैं, वो वहाँ के स्वागताध्यक्ष थे। और अभी ये 9वां अधिवेशन अमृतसर में इस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हॉल में हम लोग आज यहाँ करा रहे हैं। एक मिनिट मध्ये कोणी स्वागत करू नका, माझी विनंती आहे। हे चुकीच्या पद्धती लावू नका। आता करायचं असेल करा, लवकर करून घ्या प्रकाश। और ये जो 8 अधिवेशन हमारे संपन्न हुए, मुझे यहाँ पे कहते हुए गर्व होता है कि हमने जो एकता इस 8 अधिवेशन के माध्यम से दिखाई, आज यहाँ पर पूरे देश के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर
आए हुए हैं हमारे ओबीसी समाज के, ये हम लोगों ने जो ये एकता दिखाई है और ओबीसी का आवाज़ बुलंद करने का काम किया है, उसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र सरकार को वो भी हमारी दखल लेना पड़ता और राज्य सरकार को भी हमारी दखल लेना पड़ता। और इसलिए आज तक 48 गवर्नमेंट जीआर हम लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से निकलवाए, जिसका बेनिफिट हमारे ओबीसी समाज के स्टूडेंट्स, यूथ और आम आदमी को हो रहा है। लेकिन अभी भी हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं हुई। हम कहते हैं देश में कि हम लोग 60% है, लेकिन ये 60% जनता के सवालों के तरफ, अधिकारों के तरफ केंद्र और शासन जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं देती। और इसलिए हमको संविधान के अनुसार जो फैसिलिटी केंद्र और राज्य सरकार ने देनी चाहिए वो नहीं मिलती। वो मिलाने का हमारा प्रयास है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कुछ भी नहीं मांगते। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसका मुताबिक हम ओबीसी समाज को न्याय मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। और इसी को लेकर अभी आने वाले दिनों में हम कौन से सवालों को लेकर ये अधिवेशन में चर्चा करने वाले, क्या मंथन करने वाले। आज यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए, विधायक बैठे हुए, और बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन और उसके सदस्य भी उनके साथ आए हुए हैं। जो बॉडी हमारे कुछ अधिकार का रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकती है और इनके रिकमेंडेशन के कारण हमें वो सुविधाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार दे सकती है। ऐसी उस पर आज हम यहाँ पर मंथन करने वाले हैं। तो जिसमें से हम आज 30 रिजोल्यूशन यहाँ पर रखने जा रहे हैं। इन मेहमानों के सामने रखता हूँ, बाकी का भाषण मैं नहीं करता क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो चुका है। अगर आपको मान्य है तो आप हाँ बोलेंगे, मान्य नहीं है तो आप ना बोलेंगे, और वो रिजोल्यूशन हम यहाँ पर पारित करेंगे। हमारी अयर साहब और सभी अतिथिगणों से विनोद कि पहली जो हमारी डिमांड है कि सबसे पहले जल्द से जल्द इस देश के ओबीसी समाज की जात न्याय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जात न्याय जनगणना करके हमारी आंकड़ेवारी घोषित होनी चाहिए। रीज़न ये हो रहा है कि हम जब हमारे हक के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो कहा जाता है कि पहली बार आपकी पॉपुलेशन क्या है, तो गवर्नमेंट बोलती है सेंसस नहीं है, और सेंसस ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि हम आपको कुछ न्याय नहीं दे सकते। इसलिए हमारे ओबीसी समाज का सेंसस होना चाहिए, ये हमारी दरखास्त है। दूसरा हमारा मांग है कि आप सभी जानते हैं कि लोकल बॉडीज में, स्थानिक स्वराज्य संस्था में हमको 27% आरक्षण पूरे देश में मिलता था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके अनुसार यह आरक्षण हमारा कम हुआ है। ये आरक्षण पूर्ववत करने के लिए संविधान में बदल करके, अमेंडमेंट करके पुरानी तरह से हमें मिनिमम 27% या पॉपुलेशन के अनुपात में, लोक संख्या के प्रमाण में हमें रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में गवर्नमेंट ने लागू करना चाहिए, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए। लोकल बॉडीज में 27% रिजर्वेशन चाहिए या नहीं चाहिए? मंजूर। उसके बाद हमारी आबादी 60% है। अभी बिहार ने तो प्रूव कर दिया, वहाँ पे 63% निकले हम लोग। तो ये हमारे 60% मोर देन 60% वाले ओबीसी समुदाय के लिए ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये हमारा तीसरा रिजर्वेशन है कि सेंट्रल में हमें ओबीसी का मंत्रालय जल्द से शुरू किया जाए। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 2005 के बाद जो लोग सर्विस में लगे उनकी पुरानी पेंशन स्कीम बंद की है। तो हमारी ये मांग है कि सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस जिसको कहते हैं, ये लागू की जाए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमारा नेक्स्ट रिजोल्यूशन ये है कि आरक्षण में जो 50% की
सीलिंग लगाई हुई है, ये सीलिंग जल्द से जल्द केंद्र सरकार ने हटानी चाहिए और जो कास्ट को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता उनको बेनिफिट देने का काम चाहिए। तो 50% की सीमा हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? नेक्स्ट रिजोल्यूशन हमारा ऐसा है कि नॉन क्रीमिलियर की जो लिमिट 8 लाख रुपए हुई थी वो 2017 में दिल्ली में हमने अधिवेशन करवाया था, उसके वजह से हुई थी। 2017 के बाद अब तक ये लिमिट नहीं बढ़ाई गई। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि ये लिमिट एक्चुअली उसकी प्रावधान ऐसा है कि हर 3 साल के बाद ये लिमिट बढ़ानी चाहिए। यानी 20 में बढ़नी थी, 20 के बाद 23 में बढ़नी थी 6, अभी 7वां साल चालू हो गया। तो हमारी पहली तो ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको रद्द किया जाए नॉन क्रिमिलियर को। लेकिन अगर उसको समय लगता है तो आज के घड़ी में ये लिमिट 20 लाख रुपए की जाए। 20 लाखापर्यंत लिमिट पाहिजे की नहीं? तीसरा हमारा महाराष्ट्र राज्य के बारे में रिजोल्यूशन है। हमारे महाराष्ट्र में अभी जो झगड़ा चल रहा है या एनसीबीसी के चेयरमैन और मेंबर बैठे हुए, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से फिर से वो दोहराता हूँ की मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करता कामा नये, झाला पाहिजे का? आणि सरसकट कुणब्यांची प्रमाणपत्र देता कामा नये। मंजूर? हमारा नेक्स्ट रिजोल्यूशन है कि ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं? हर जिला तालुका स्तर पर बच्चों के लिए हॉस्टल होनी चाहिए। मंडल आयोग, नचिपन आयोग, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जल्द से जल्द लागू की जाए। लागू होना चाहिए या नहीं? नेक्स्ट, ओबीसी के लिए लोकसभा और विधानसभा, पार्लियामेंट एंड असेंबली में रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटी के लिए लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ओबीसी समाज को तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जुडिशियरी में रिजर्वेशन नहीं है। तो जुडिशियरी में हर कोर्ट में तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रिजर्वेशन लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट, हमारे सारे ओबीसी के पितामह और हमारी माँ महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देन हमारे ओबीसी समाज और सारे समाज के स्वास्थ्य की देखभाल सुविधा के साथ निःशुल्क गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी केंद्र सरकार ने प्रदान करनी चाहिए। एजुकेशन एंड हेल्थ आर द प्रायोरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अच्छी तरह से हेल्थ फैसिलिटी और अच्छे तरह का एजुकेशन केंद्र सरकार ने देना चाहिए। ये हमारी नेक्स्ट डिमांड है। आगे की नेक्स्ट डिमांड, महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसमें ओबीसी के महिलाओं को भी अलग, उसी में अलग से सेपरेट से प्रोविजन होना चाहिए। प्राइवेट क्षेत्र में एससी एसटी को आरक्षण लागू होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में ओबीसी का समावेश होना चाहिए। हमारे यहाँ वर्गीकरण की बात चल रही है। हमारा ये कहना है कि वर्गीकरण को हमारा विरोध नहीं, लेकिन आज क्या स्थिति है, जब तक सेंसस नहीं होता और सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन में कितने कौन से जात को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला, ये नहीं जाहिर होता, तब तक कि ये क्या बोलते डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारा ओबीसी का कहना है कि वर्गीकरण करने के लिए व्हाइट पेपर सरकार ने डिक्लेयर करना चाहिए। हमारा देश किसानों के भरोसे चलता है, तो इसलिए ओबीसी वर्ग के किसान के लिए 60 साल की उम्र के बाद पेंशन योजना लागू होनी चाहिए ना। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो भी अभी केंद्र में 1 लाख को ऊपर पोस्ट वैकेंट है, हर राज्य में 1 लाख के ऊपर पोस्ट वैकेंट है। ये पूरी वैकेंट पोस्ट का बैकलॉग स्पेशल ड्राइव करके केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भरना चाहिए और बाद में ओपन लोगों का भरना चाहिए। हमारा बैकलॉग तो पहले पूरा करो, वर्गीकरण की बात करें और बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा, तो बैकलॉग भरना चाहिए।
प्राइवेट में हमको प्राइवेटाइजेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारे ओबीसी किसानों को जिस तरह से SC ST किसानों को 100% सब्सिडी मिलती, उसी तरह से ओबीसी किसानों को 100% सब्सिडी मिलना चाहिए। हमारे किसानों का माल मोनोपोली से गवर्नमेंट ने परचेस करना चाहिए और बाद में लोगों को बेचना चाहिए, ये इस तरह से, और उसका MSP होना चाहिए। ये योजना केंद्र सरकार ने शुरू करना चाहिए। हमारे ट्राइबल एरिया में ओबीसी के जो फार्मर्स है ट्राइबल एरिया में, उनको 3 पीढ़ियों का पुरावा मांगते हैं, कहाँ से लाएंगे? तो ये कंडीशन हटनी चाहिए। स्मार्ट ग्राम योजना लागू होनी चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले का समग्र साहित्य 10 रुपये में उपलब्ध होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लागू केंद्र सरकार के वार्षिक बजट में ओबीसी के लिए जब मंत्रालय करके अलग से हमें अनुपात के प्रमाण में धनराशि का प्रावधान होना चाहिए। और ओबीसी SC ST के लिए आरक्षण विधेयक पारित करके संविधान की 9वीं सूची में ये सभी को शामिल करना चाहिए। इस तरह के ये 30 रिजोल्यूशन मैं यहाँ पर मूव किया, ये सारे मंजूर है। तो मेरे यहाँ विराजमान सभी अतिथियों से निवेदन है कि हमारे ये प्रश्न इस ठहराव के प्रारूप में जो आपको हम देंगे, आप लोकसभा में रखकर केंद्र सरकार से हमारी यह मांगे पूरी करने के लिए हमें मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। और आप यही विषयों पर आज अपने विचार यहाँ पर रखेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए आपसे मैं विदाई लेता हूं। जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।